नमस्कार साथियों सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि रिव्यू पिटीशन का फैसला सुना दिया और साथियों इस फैसले को सुनकर शिक्षक हक्का बक्का रह गए और शिक्षक अपने आप को एक ठगासा महसूस कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन जितनी थी सभी खारिज कर दी और उन्होंने कह दिया अगर कोई फिर भी रह जाती है या फिर कोई नई डाली जाती, फिलहाल नई तो नहीं डाली जाएगी, लेकिन अगर कोई रह गई है इस केस से रिलेटेड तो उसे भी स्वयं खारिज माना जाए। मतलब उन्होंने फ्यूचर की भी बात कह दी कि अगर कोई गलती से कोई है भी है इस केस से रिलेटेड तो उसे स्वयं ही खारिज माना जाए। सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स अब क्या करेगा। देखिएगा, टीचर्स के पास तीन रास्ते हैं, सिर्फ तीन रास्ते, और वो तीन रास्ते मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिर वो तीन रास्ते कौन से हैं और इन तीन रास्तों पर ही टीचर्स टेट से बचा जा सकता है। तो आखिर वो तीन रास्ते कौन से हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ ही दोस्तों मुझे दुख हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब दीपांकर दत्ता जी ने अपनी ही चलाई, अपने अलावा किसी की भी नहीं सुनी। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने केंद्र सरकार को कोई नोटिस भी जारी नहीं किया। अरे कम से कम एक केंद्र सरकार को नोटिस जारी करना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि भाई आपका क्या पक्ष है, आप क्या चाहते हो, क्या टीचर्स को टेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और ना ही एनसीटी को कोई नोटिस जारी किया, ये पूछा जाए कि भैया ये बताइए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चीज़ है। मिनिमम की जो बात हो रही है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ना तो केंद्र सरकार को एनसीटी कोई इशू किया नोटिस और ना ही एनसीटी को कोई नोटिस इशू किया। सीधे सीधे साथियों सिर्फ आर्टिकल 23 पैराग्राफ 1 पर ही अटके रहे और क्वालिटी एजुकेशन की बात करते रहे। और तमाम साथियों राज्यों ने अपनी अपनी स्थिति बताई, तो इसलिए जज साहब को लगा कि हाँ 1 साल और इनको और दे दो, तो 1 साल का एहसान कर दिया है शिक्षकों पर। और जब इतना ही ड्रामा होना था तो भैया शुरुआत में ही खारिज कर देते, क्यों ये एक्सेप्ट की। शुरुआत में ही कह देते ना भैया हम तुम्हें 1 साल नहीं बढ़ाएंगे ना 2 साल बढ़ाएंगे, सीधे आप वही फैसला लागू रहेगा। इतना टाइम और वेस्ट किया शिक्षकों का, क्या मतलब रहा। तो साथियों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 3 बड़ी बात है, क्या है वो। और देखिएगा साथियों काफ़ी यूट्यूबर्स जब 13 तारीख को सुनवाई हुई थी तो काफ़ी यूट्यूबर्स सिर्फ व्यू के चक्कर में शिक्षकों को मूर्ख बनाने में लगे पड़े थे। अरे आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, अरे आप लोगों की नौकरी नहीं जाएगी, अरे आप लोग फालतू में टेंशन ले रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब आपके सपोर्ट करेंगे, आपको ही कहेंगे ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन साथियों मैं अपने चैनल पे 13 मई से जो भी मैंने वीडियो बनाए ओपन कोर्ट में सुनवाई के बाद, सभी में मैंने यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे जज साहब, किसी की भी, सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे क्या सभी को लग रहा था कि फैसला इसके उलट ही आएगा, लेकिन तमाम यूट्यूबर थे जो कह रहे नहीं फैसला शिक्षकों के सपोर्ट में आएगा, सिर्फ व्यू के लिए। और मैं साथियों सही और सटीक बात करता था। काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी करते थे, कहते थे सर आप तो चाहते हो कि भैया शिक्षकों के ऊपर टेट लागू हो जाए, सर आप इतना सच मत बोला करो, हमें हार्ट अटैक आ जाएगा, सर आप ये मत कहा करो, सर आप वो मत कहा करो। मैंने शुरुआत से ही कहा कि भाई मैं बात करता हूँ, मैं मीठी गोली नहीं देता हूँ। आपने देखा होगा मेरे पिछले तमाम वीडियो में सभी में कहता हूँ भाई मैं मीठी गोली देने के लिए नहीं हूँ, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। और रियलिटी आज आप जान लो इस चीज़ को, वो अच्छा है। और रियलिटी आपको 1 साल बाद पता चले तो आपका समय बर्बाद हो चुका होता है। तो मैं रियलिटी बात करता हूँ, रियलिटी ही होनी चाहिए, क्लियर पारदर्शी होना चाहिए हर चीज़ में। तो उसी को साथियों में बताता था कि भैया जो फैसला आएगा वो शिक्षकों के खिलाफ ही आएगा, क्योंकि ओपन कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई, जिस तरीके से ट्रीट किया गया है तमाम वकीलों को जज साहब द्वारा। और उन्होंने सबसे बड़ी बात है जस्टिस मनमोहन जी ने एक बात कही कि तुम्हें अपनी पड़ी है, मतलब शिक्षकों के लिए कहा कि तुम लोगों को अपनी पड़ी है, लेकिन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है उसको नहीं आप लोग देख रहे हो, अपनी नौकरी की पड़ी है। तो समझ में नहीं आता कि किस तरीके से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जितने भी ये प्राइवेट स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सभी नॉन एलिजिबल है, नॉन क्वालिफाइड है, फिर भी साथियों वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी उस मैटर पे बोला है? अल्पसंख्यकों के मैटर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नई संवैधानिक पीठ बना दी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों के मैटर पे बोला कभी? मतलब जो बोला है वो सिर्फ टीचर्स के ऊपर बोला है, जो बढ़िया पढ़ा रहे हैं टीचर्स, उनको सबसे ज़्यादा बात करी। कुछ साथियों हमें कमेंट कर रहे थे कि सर अगर हम सीटेट कर लें क्या वो सभी में मान्य होगा? यस, अगर आप सीटेट पास कर लेते तो वो आपको यूपी टेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीटेट सेंट्रल से होता है, सेंट्रल से ऊपर अप्रूव होता है। तो आप सीटेट, अगर आप सीटेट पास कर लो तो पूरे ऑल इंडिया में वो मान्य होता है। ठीक है, तो ऐसे में साथियों आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन से तरीके हैं जिससे टीचर्स को अब बस सब उम्मीद है। देखिएगा, सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं, जज साहब ने जो फैसला सुना दिया वो सुबह 10:30, यहाँ पर 10:30 है, जज साहब ने जो फैसला सुनाया 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे फैसला सुना दिया और 2 मिनट में फैसला सुनाकर चले गए। सिर्फ 2 मिनट में काम हुआ। कोर्ट नंबर 7 में सुनवाई थी, मैंने कल भी आपको बताया कोर्ट नंबर 7 में सुनवाई होगी और चले गए। तीसरी बड़ी बात है, शिक्षकों के पास 3 विकल्प अब बचे हैं। आखिर वो 3 विकल्प कौन से वो मैं आपको बताऊंगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि 29 तारीख को इस केस की सुनवाई थी नहीं, लेकिन अचानक 29 तारीख को ही सुबह सुबह ये केस प्रकट हो गया। मतलब आप सोच के चलिएगा कि 9:45 पे ये केस आने लगा कि सुनवाई होगी। 9:45 पे ये केस आने लगा कि आज ही इसकी सुनवाई होगी, रिव्यू पिटीशन का फाइनल फैसला आज हो जाएगा। और साथियों, और 10:30 बजे जज साहब आए, भाई साहब फैसला सुनाया, चले गए कोर्ट नंबर 7 में। चलेगा साथियों, हम यहाँ पर विकल्प पे हम चर्चा करें कि क्या क्या विकल्प है टीचर्स के पास। तो देखिएगा साथियों, हम विकल्प आपको बताएंगे। सबसे पहला है क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन, अब साथियों शिक्षकों के पास क्यूरेटिव पिटीशन का एक तरीका बचता है, और क्यूरेटिव जो पिटीशन है ये मान के चलेगा कि अति दुर्लभ कोई बात होती है, अति दुर्लभ केस मान के चलेगा। मतलब एक ब्रह्मास्त्र मान लीजिएगा क्यूरेटिव पिटीशन, कि जब सब कुछ लगे सब कुछ खत्म हो गया तो एक ब्रह्मास्त्र दिया गया है क्यूरेटिव पिटीशन का। और मुझे लग रहा है आज तक किसी ने इस चीज को सुना भी नहीं होगा कि क्यूरेटिव पिटीशन है क्या चीज है। क्या क्यूरेटिव पिटीशन नाम की भी कुछ चीज होती है? तो साथियों मैं आपको बता रहा हूं कि क्यूरेटिव पिटीशन आप लोग डाल सकते हो, लेकिन साथियों इसमें भी कई नियम होते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन अगर कोई डालना चाहे इस केस से रिलेटेड तो उसमें कई नियम होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जज कौन होते हैं, जज को लेके सबसे बड़ी इसमें दिक्कत है। चलेगा साथियों, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्यूरेटिव पिटीशन भारतीय न्यायपालिका में किसी दोषी या याचिकाकर्ता द्वारा दायर की जाने वाली सबसे अंतिम कानूनी याचिका है, यानी सबसे लास्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर होती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी मामले में अंतिम फैसला सुनाने पर और पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद न्याय की रक्षा के लिए क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जाती है, यानी एज ए ब्रह्मास्त्र के तौर पे, कि जब देख लिया भैया अब हम जीत नहीं पाएंगे, अब हम हारे जा रहे हैं, अब हम मरने की स्थिति आ गई, तो हमने ब्रह्मास्त्र चला दिया दुश्मन को मारने के लिए, क्योंकि हमारे पास बस वही लास्ट ऑप्शन है। तो अब लास्ट ऑप्शन है वो है क्यूरेटिव पिटीशन। हम यहाँ पर मैं आपको मुख्य बिंदु बता रहा हूँ, क्यूरेटिव पिटीशन के मुख्य बिंदु क्या है। देखिएगा, इसका उद्देश्य सबसे पहले आप जानिएगा, इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में हुई किसी गंभीर गलती या अन्याय को सुधारना होता है। यह सुनिश्चित करती है कि प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन ना हो। ये साथियों इसमें है। दूसरा है संवैधानिक आधार। संविधान में सीधे तौर पर इसका कोई उल्लेख नहीं है, ध्यान दीजिएगा, संविधान में भी कॉन्स्टिट्यूशनल में भी इसमें कोई सीधे तौर पर इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 यानी न्यायालय के फैसलों की समीक्षा की शक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के अनहित शक्तियों के तहत इसे विकसित किया गया है।
यानी अति दुर्लभ मान के चलेगा, ये अति दुर्लभ है क्यूरेटिव पिटीशन। और जो मुझे लग रहा है कि आज तक शायद ही कभी दायर हुई हो या हुई होगी तो सिर्फ 1 या 2 केसों में, वरना आज तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। शुरुआत देखिएगा, हाँ यस, एक में हो चुका है साथियों। देखिए इस याचिका का कॉन्सेप्ट पहली बार वर्ष 2002 में, ये 2002 में इस्तेमाल हुई है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुई है, वो हुई है 2002 में। इस याचिका का कॉन्सेप्ट पहली बार वर्ष 2002 में रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही इसे तय किया गया था कि आप क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हो जब ये केस चल रहा था, कुछ ना कुछ मैटर हुआ। अब इसकी प्रक्रिया कैसे काम कर सकती है, आप किस तरीके से आप इस चीज को डाल सकते हो। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि सीनियर वकील है वो प्रमाण पत्र देगा। यानी क्यूरेटिव पिटीशन कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर दायर नहीं कर सकता है। आप ये चक्कर में कि हम दायर जाके कर ले, जैसे रिव्यू पिटीशन आप लोगों ने दायर की है, सरकार ने दायर की है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यूरेटिव पिटीशन कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर दायर नहीं कर सकता। इसे दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी वरिष्ठ वकील द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकील इसे प्रमाणित करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात है जजों द्वारा चैम्बर में सुनवाई। आमतौर पर इस याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई नहीं होती है, ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, यहाँ पर 3 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश उस चीज को सुनेंगे और इसे अपने कक्ष में सुनते हैं, यानी चैम्बर में सुनते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, क्यूरेटिव पिटीशन कोई अपील नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्यूरेटिव पिटीशन कोई अपील नहीं है और यह अधिकार के रूप में भी नहीं मांगी जा सकती है कि आप अधिकार करो सर, हमें क्यूरेटिव पिटीशन का अधिकार दो। यह केवल बहुत ही दुर्लभ मामलों में लागू होती है जहां अदालत को लगता है कि गलती को ना सुधारना न्याय के साथ धोखा देना होगा। फिर से एक बार सुनिएगा, जहां अदालत को लगता है कि गलती को ना सुधारना न्याय के साथ धोखा देना होगा। ठीक है साथियों, सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को गलती लगे, चूंकि साथियों मामला काफी ज्यादा बढ़ गया है, रिव्यू पिटीशन भी डाल दी तब भी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्यूरेटिव पिटीशन की कमजोरी क्या है, कमजोरी पे हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, कमजोरी साथियों ये है कि 3 जजों की, जो वरिष्ठ जज हैं, 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करती है। लेकिन उसमें एक जज वही होते हैं जिन्होंने पुनर्विचार याचिका का या इस केस का फैसला सुनाया हो। अब क्योंकि दत्ता साहब टेट मामले को देख रहे हैं शुरुआत से ही, तो दत्ता साहब जी के पास में ही है सारे मामले। तो ऐसे में साथियों 2 जज अलग होंगे लेकिन दत्ता जी उनमें शामिल होंगे। तो ओबियसली साथियों दत्ता जी उन दोनों जजों को मना लेंगे, क्योंकि अभी जो रिव्यू पिटीशन में मनमोहन सिंह जी बैठ रहे हैं, सतीश चंद्र शर्मा जी बैठ रहे हैं, दोनों जजों को दत्ता जी ने मना लिया और दोनों जज शिक्षकों के खिलाफ बोलने लगे। तो ऐसे में साथियों जो वरिष्ठ जज होंगे ओबियसली साथियों दत्ता जी उनको उनका ब्रेन वॉश मार देंगे और निश्चित ही साथियों फैसला क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज कर दी जाएगी और शिक्षकों के खिलाफ ही फैसला होगा एक ओर से देखा जाए तो। क्योंकि साथियों दत्ता साहब इस चीज को कह चुके कि क्वालिटी एजुकेशन ये मस्ट है बच्चों के लिए। अब ऐसे में क्यूरेटिव पिटीशन आप डालते हो तो ओबियसली दत्ता साहब यही बात कहेंगे और तमाम उस समय 2 जज और बैठे होंगे उनसे भी कहेंगे सर क्वालिटी एजुकेशन बच्चों का हक है और ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं देना चाह रहे, इसमें क्या गलत हमने कहा है भाई। टेट का हमने 1 साल और आपको बढ़ा दिया है और ये 2017 के संशोधन से टेट चल रहा है, किसी ने अभी तक टेट ही नहीं पास किया। अब जज साहब को ये कौन समझाए कि कोई खेल जब शुरू हो जाता है तो उसमें नियम बदले नहीं जा सकते, पहली बात। दूसरी बात है एनसीटी ने शैक्षिक अर्हता बताया था ना कि टेट को बताया था कि भैया मिनिमम क्वालिफिकेशन ये बीएड बीटीसी है, इसको टीचर्स कर लें, क्योंकि बहुत से टीचर्स मृतक आश्रित कोटे से आए थे। कोई 12th पास के पास आया था, 12th पास हो गया उसको नौकरी लग गई, किसी के माता पिता की डेथ हो गई तो उसको नौकरी मिल गई, ये उनको कौन समझाए। और तीसरी बड़ी बात है कि भैया ये जो आदेश है जो पुराने टीचर्स पर लागू होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उस समय जो भर्ती का नियम था उसके अनुसार हुए हैं, उसके अनुसार उन्होंने पास की है, भर्ती उसके अनुसार हुई है। तो दत्ता साहब जी को ये समझाना भाई साहब टेढ़ी गिर है। दत्ता जी सिर्फ एक क्वालिटी एजुकेशन के पीछे पड़े हैं कि भैया क्वालिटी एजुकेशन जरूरी है
दत्ता साहब जी को यही कहना कि भैया अब बूढ़े टीचर्स हो गए हैं, वो कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उनकी मेमोरी शार्प रह सकती है, कैसे वो पढ़ पाएंगे, याद हो पाएगा। लेकिन साथियों फिलहाल क्वालिटी एजुकेशन के पीछे पड़े और दत्ता जी सारे नियमों की ऐसी तैसी उन्होंने कर दी, मरोड़ तरोड़ के अपने अनुसार काम किया है। और जबकि एनसीटी में कहीं पर भी लिखा ही नहीं है। और जिस हिसाब से ये कहा जाए कि अगर 2017 में इन्होंने संशोधन किया था, आप जो कह रहे 2017, तो सरकार ने बताया क्यों नहीं? जो गजट में संशोधन किया था, नोटिफिकेशन निकाला ही नहीं इन्होंने। किसी कह रहे चलो उत्तर प्रदेश राज्य के शिक्षकों को नहीं पता, किसी भी राज्य के शिक्षकों को कुछ पता ही नहीं था कि भैया 2017 में संशोधन हो गया, तो सरकार ने क्यों छुपाया? अब क्योंकि साथियों जज साहब ये चीज नहीं मानेंगे, तो इसलिए साथियों जज साहब ने तय कर लिया है कि शिक्षकों की नौकरी खानी है और तमाम किसी की बात ना सुनना, तमाम एनसीटी के नियमों को ना मानना। सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि इनकी शिक्षकों की नौकरी खानी है। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अगर जो टीचर टेट पास नहीं कर पाता तो उसके साथ क्या होगा। फिलहाल साथियों उसके बाद दूसरा आपके पास क्या है? दूसरा मौका है साथियों आंदोलन। केंद्र पर प्रेशर। दूसरा रास्ता यही बचा है साथियों कि आंदोलन फिर से किया जाए, चूंकि आंदोलन तो टीचर्स काफी कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाया जाए कि सीधे सीधे आप जो आरटी एक्ट है आपने संशोधन किया है 2017 में, फिर से एक बार आप कीजिएगा संशोधन टीचर्स को बचाने के लिए। क्योंकि साथियों केंद्र सरकार ने जब बोला था कि अभी कोर्ट केस चल रहा है, फैसला आने दो, उसके बाद हम देखेंगे क्या होगा, तो अब आंदोलन ही कर रहा है, वो भी तब जब टीचर एकजुट रहे। टीचर बिखर गए तो आंदोलन भी बिखर जाएगा। तो फिलहाल साथियों टीचर से एक को रहना पड़ेगा और केंद्र सरकार पर दबाव डाला जाए, तमाम जो सांसद है आपके, तमाम विधायक है, उन पर दबाव डाला जाए, प्रेशर डाला जाए। क्योंकि साथियों 2027 की इलेक्शन भी है और 2029 में भी इलेक्शन है और आपका जो टाइमलाइन डेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 2028, मतलब 31 अगस्त 2028 तक टेट करना पड़ेगा, अगस्त सितंबर, क्योंकि 1 सितंबर को आदेश दिया है। तो फिलहाल साथियों ये बनाया है आदेश, दबाव डाला है। और तीसरी बड़ी बात है साथियों मैं आपको बता दूं, वो है सी टेट या टेट पास करना। जी हाँ साथियों, सी टेट या टेट पास करना। देखिएगा मैं आपको बता दूं कितने मौका मिलेंगे सी टेट या टेट पास करने के लिए। देखिएगा अगर हम यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट साथियों काफी लेट हो रहा है। अब इस साल अगर हो जाएगा 2026 में, वैसे 2025 में होना था, 2025 में तो हुआ नहीं, तो 2026 में एक आपका हो गया यूपी टेट, प्लस 2027 में हो जाएगा, प्लस 2028 में। यहाँ पर मुझे उम्मीद 0 लग रही है। क्यों? क्योंकि यूपी टेट का इतिहास रहा है कि भैया वो जुलाई के बाद होता है, अगर अक्टूबर में होता है, नवंबर में होता है, मतलब लेट होता है। तो यहाँ पर मुझे 0 लग रही है। 2026 का हो जाएगा, 2027 में हो सकता है 2027 के लिए लेट हो। क्यों? क्योंकि 2027 में चुनाव है, विधानसभा चुनाव होंगे और वो कहाँ होंगे? यूपी में, कई राज्यों में होंगे। तो ऐसे में साथियों 2027 का यूपी टेट जो कि 2028 में जा सकता है, वो लेट हो सकता है। अभी जो 2025 का यूपी टेट होना था साथियों, वो एसआईआर की वजह से लेट हो गया। कई आयोग अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं कुछ ना कुछ ड्रामा चल रहा है। तो आपने देखा कितना टाइम इसमें ले लिया यूपी टेट में, तो यूपी टेट काफी समय से नहीं हुआ। तो ऐसे में साथियों 2025 का यूपी टेट 2026 में हो रहा है और 2026 का यूपी टेट 2027 में हो सकता है या नहीं हो सकता, ये क्लियर नहीं है। क्योंकि 2027 में इलेक्शन जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो निश्चित ही साथियों जहां तक लग रहा है, और 2028 में आपकी डेडलाइन है कि 31 अगस्त तक होना चाहिए टेट। तो ऐसे में साथियों अगर टेट बाद में होता है तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, फायदा ही नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू हो जाएगा, 1 सितंबर 2025 का आदेश है, तो 1 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू हो जाएगा। और सितंबर के बाद होता है तो कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ पर यूपी टेट 2 ही हो सकते हैं, जहाँ तक एक अभी होगा और एक और लास्ट में हो सकता है। 2027 तो आप भूल ही जाओ, चलेगा। और अगर बाई द वे साथियों एक अगर और हो गया तो भैया 3 आपके हो जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद है सीटेट। देखिएगा अभी जो सीटेट है वो सितंबर में है, सितंबर तारीख दे दी है, ठीक है। 2025 का जो सीटेट था वो 2025 का जो सीटेट था पेपर वो 2026 में हुआ है, जनवरी में जाके सीटेट हुआ है। तो ऐसे में साथियों कायदा क्या कहता है, सीटेट साल में 2 बार होनी चाहिए, यही है ना। तो ऐसे में जो सितंबर में सीटेट हो रहा है, हो सकता है कि इस साल एक और हो जाए, यानी एक हो चुका है इसी साल जनवरी में, फिर सितंबर में एक हो रहा है, और हो सकता है कि इसमें एक और हो जाए। तो मैं यहाँ पर एक और ऐड कर रहा हूँ, मतलब साल में 3, क्योंकि एक सीटेट जो अभी हुआ था जनवरी में वो 2025 का था। तो यहाँ पर अगर हम सितंबर के बाद अगर एक और सरकार करवा दे तो ओबियसली साथियों यहाँ पर मैं एक जोड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 2026 का, 2027 में ले लो साथियों 2 सीटेट, और 2028 में 1 सीटेट। 2027-28 में यानी सितंबर से पहले 1 सीटेट हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 आपके 4 या 5, यहाँ पर मैं 4 या 5 बोल के चलूंगा, 4 या 5 आपके सीटेट है, और बाकी के 1 2 यहाँ पर 2 या 3 यूपी टेट। अगर देखा जाए तो 4 और 2 6 यहाँ हो गए, अगर इसको जोड़ा जाए जो कम हो रहे हैं तो 6 यहाँ पर टेट या यूपी टेट हो सकते हैं, और यहाँ पर अगर हम जोड़ दें तो 5 6 7 8, तो 8 टेट या यूपी टेट हो सकते हैं। फिलहाल साथियों जहाँ तक मुझे स्थिति लग रही है, सरकार इतना नहीं है, वो टीचर्स के बारे में नहीं सोच रही। यहाँ पर साथियों 6 का मौका आपके पास है, 8 तो भूल ही जाइए, 6 तक का मौका, या 5 मान के चलिएगा साथियों, आपके पास 5 सीटेट या यूपी टेट का मौका है। इन 1 साल तो निकल ही गई है कोर्स से, तो 2 सालों में मौका है। और आप ये कहो कि सरकार भैया बहुत ज़्यादा उतावली हो रही है कि हम सीटेट 4 करवाएंगे, 6 करवाएंगे, टेट हम 2 करवाएंगे साल में, उसको आप भूल जाइए, क्योंकि सरकार तो भैया नौकरी खाने की सोच रही है। क्यों? क्योंकि साथियों 8th पे कमीशन अगर ये टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा सरकार ने निकाल दिया अगर, तो भैया 8th पे कमीशन का पैसा बचेगा। तमाम साथियों अलाउंस जो इनको देना पड़ेगा, एरियर देना पड़ेगा 18 महीने का जो बकाया कोरोना काल के, और भी है काफ़ी, उसमें साथियों पैसा बचेगा। इसलिए सरकार आप कहो कि सरकार सीटेट बहुत ज़्यादा करवाए या यूपी टेट करवाए आपके चक्कर में, वो आप भूल जाइए, वो कुछ भी नहीं करवाएगी। जो चलेगी अपने नियम से चलेगी। अगर मैं आपसे पूछूं सरकार के लिए सीटेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या चुनाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2027 में इलेक्शन है, और 2027 में यूपी टेट भी होना है और सीटेट भी 2 होना है। तो ऐसे में साथियों आपको क्या लग रहा है, सरकार किसको ज़्यादा अहमियता देगी? 2027 के चुनाव को देगी, विधानसभा चुनाव को देगी 2027 के, या फिर सीटेट यूपी टेट या शिक्षकों की चिंता करेगी? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, जिससे साथियों आपको भी हम भी जान लें और लोग भी जान लें कि आपके अंदर क्या सोच चल रही है गवर्नमेंट के लिए। फिलहाल साथियों आपका और कोई प्रश्न तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।